तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 141 जिसको सेक्शन 141 भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 141 है वो बात करता है कि जहाँ पे चेक बाउंस का ऑफेंस है वो किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया, वो ऑफेंस किसी कंपनी ने किया है। उस कंपनी के ऑफेंस का, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है तो कंपनी भी सू और की जा सकती है, उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है, वो किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। अब कंपनी की जो लाइबिलिटी है या कंपनी ने अगर 138 में ऑफेंस कमिट किया है, उस ऑफेंस के लिए जो उसके लोग हैं, उस कंपनी के लोग हैं, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई और काम करने वाला है उस कंपनी में, वो विकारियसली लायबल हो जाते हैं। विकारियसली लायबल की कंपनी के द्वारा किए गए किसी काम के लिए उसके जो की पर्सन है या जो उसको मैनेज कर रहे हैं वो लायबल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि क्या सेक्शन 141 का क्या लीगल फ्रेमवर्क है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, और अगर डिफेंस क्या क्या है, जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास क्या क्या डिफेंस है वो ले सकते हैं, कंप्लेनेंट को क्या क्या अपनी कंप्लेंट में देखना चाहिए कंप्लेंट फाइल करने से पहले कंपनी अगेंस्ट, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है और लैंडमार्क जजमेंट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लीगल फ्रेमवर्क की, अंडर सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत तो सेक्शन 141 कहता है कि जब कंपनी कोई ऑफेंस कमिट करती है अंडर सेक्शन 138 जो कि चेक बाउंस का ऑफेंस होता है, तो हर वो पर्सन जो उस पर कंपनी का इंचार्ज है या उस कंपनी के बिजनेस के कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। एट द टाइम ऑफ ऑफेंस इंपॉर्टेंट है कि वो जिस टाइम पे वो 138 का ऑफेंस हुआ उस टाइम पे वो कंपनी का बिजनेस देख रहा हो, कंपनी के बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो हर पर्सन लाइब्ड है, वो इज डीम्ड गिल्टी, उसको गिल्टी माना जाएगा। इन पर्सन की डेफिनेशन में उसके डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, मैं एमडी भी आ जाता है, उसके पार्टनर भी आ सकते हैं और उसके ऑफिसर भी आ जाते हैं। अब सेक्शन 141 ने ये एक स्टेटमेंट दे दी कि ये लोग कंपनी के लिए हैं, बट अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी इस पर्सन को विकारियस लाइबल करने के लिए कुछ बहुत सी चीज है, वो जो बहुत सी जो थिंग्स हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, कंप्लेनेंट को देखनी पड़ेंगी, डायरेक्टर को अपने डिफेंस में वो देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 141 कहता है कि जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल ऑफेंडर वो है कंपनी के, कंपनी इज द प्रिंसिपल ऑफेंडर डिसऑनर केस में। अब जो उसके ऑफिसर हैं वो उनको विकारियसली लायबल तभी किया जा सकता है जब वो कंपनी का बिजनेस रन करने के इंचार्ज हो। विकारियस लायबिलिटी ये होती है कि आप उस लायबिलिटी में हिस्सेदार हो, तो इसमें आपके स्पेसिफिक डिटेल होनी चाहिए कंप्लेंट में कि ईच ऑफिसर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है 138 का ऑफेंस में। अब इसमें अगर मैं क्रिटिकल की बात करूं तो सिर्फ डायरेक्टर होना ही सफिशिएंट नहीं है किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। वो आप सिर्फ डायरेक्टर हो इस वजह से आपके ऊपर केस फाइल कर गया, ये सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो डायरेक्टर का क्या स्पेसिफिक रोल रहा है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो हु कैन बी प्रोसिक्यूटेड, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है या सिग्नेटरी है तो वो प्रिज्यूम्ड माना जाएगा कि वो प्रिज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबल है, बट उसके पास उस चीज को रिबट करने का एविडेंस देने का राइट है। वो ये आके बोल सकता है कि मैं आल्दो मैनेजिंग डायरेक्टर हूं बट इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिग्नेटरी हूं बट इसमें कोई रोल नहीं है। तो मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सिग्नेटरी को प्रज्यूम रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, बट उसके पास एक ऑप्शन भी दी जा रही है कि वो रिबट कर सकता है एविडेंस को, अपने को कॉन्ट्रेरी एविडेंस प्रूव करके अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। अब उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर आ गया, तो होल टाइम डायरेक्टर है तो आपको उसको लाइबल करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो डे टू डे बिजनेस कंपनी का कितना देख रहा है, कितना वो इंचार्ज है जो रूटीन का कंपनी का काम कर रहा है। अब उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं, तो उसको लाइबल करने के लिए आपको उसका रोल स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल कंडक्ट है उस जहां वो ट्रांजैक्शन है जिसमें चेक बाउंस हुआ है उस ट्रांजैक्शन में उस नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या रोल है। सेम एज इट पार्टनरशिप एनएलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि लाइक ए कंपनी होती है और पार्टनरशिप फर्म भी नहीं होती और कंपनी भी होती है, तो बीच का एक कंसेप्ट है
तो उसके लिए भी जो सेम कंपनी वाले प्रिंसिपल हैं वही एप्लीकेबल होंगे कि आपको साबित करना पड़ेगा कि चेक बाउंस में उसका क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो नॉन एक्टिव डायरेक्टर्स हैं उनके लिए क्या की डिफेंसेस हैं, अगर उनके खिलाफ 138 चेक बाउंस का केस फाइल हो जाता है तो क्या डिफेंस वो ले सकते हैं। सबसे पहले वो कह सकते हैं कि नो इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल डिसीजन, वो ये साबित करें, डेमोस्ट्रेट करें, अपनी फाइनेंशियल मीटिंग की डिटेल दें या उन्होंने जो डिसीजन लिए उस डिसीजन में उनकी क्या डिस्कशन रही है, क्या उनकी भूमिका रही है, उन चीजों को वो कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि उनका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, कि अगर कोई डील साइन हुई है उस डील में किसी को चेक दिए गए हैं तो वो डील साइन हुई है, उस डील में पेमेंट को लेके उनका कितना रोल है, फाइनेंशियल डिसीजन को लेके क्या रोल है, कितने पैसे देने हैं। हाँ, वो हो सकता है कि उस जो मीटिंग है उसमें ये एजेंडा तय हुआ कि कंपनी ये काम करवाना चाहती है। अब वो काम कितना करवाना चाहती है, कितने पैसे में करवाना चाहती है, ये फाइनेंशियल डिसीजन अगर एक्टिव डायरेक्टर का नहीं है तो वो चीजें साबित कर सकता है। उसके बाद कि उसने कोई चेक साइन नहीं किया है, वो प्रूव कर सकता है कि उसके पास ना तो कोई अथॉरिटी है, ना ही वो चेक इश्यूएंस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है, ना पार्टिसिपेट करता है। नो पार्टिसिपेशन इन बोर्ड रेजोल्यूशन, वो अपनी नॉन अटेंडेंस भी शो कर सकता है कि जो बोर्ड ने अगर रेजोल्यूशन कोई पास किया है जिसके तहत वो चेक इशू किए गए हैं उसमें उसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और उसका उस बोर्ड की मीटिंग से कोई रेलेवेंसी नहीं है। उसके बाद वो अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे सकता है, आरओसी फाइलिंग का भी डिटेल दे सकता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी जो कि मैंडेटरी है फाइल करना रजिस्ट्रार कंपनी के सामने, जिसमें कंपनी की स्टेटमेंट्स होती हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो अपना वो डॉक्यूमेंट दिखा सकता है। सेबी की रिपोर्ट जाती है कि इस कंपनी में कौन सा जो डायरेक्टर है उसका क्या रोल है, वो रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने अपने ऑपरेशनल रोल को लेके कोर्ट के सामने वो दिखा सकता है। और साथ ही साथ वो प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट के उस चीज का भी बेनिफिट उठा सकता है कि जो कंप्लेनेंट है या कंप्लेंट में उसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल उस चेक को इशू करने में उसका क्या रोल है, ऐसा कंप्लेंट में कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो ये जो बेसिक की डिफेंसेस हैं ये डायरेक्टर या नॉन एक्टिव डायरेक्टर्स हैं अपने आप को लाइबिलिटी से बचा सकते हैं। इसमें केस है केएस मेहता वर्सेस मैसर्स मॉर्गन सिक्योरिटी 2025 सुप्रीम कोर्ट का केस है। चेक इशू हुए थे आईसीडी एग्रीमेंट के तहत, डायरेक्टर ने ना तो वो साइन किए थे ना ही वो चेक अप्रूव करे थे। अब लीगल इशू इसमें क्या था कि क्या जो पैसिव डायरेक्टर्स है, मतलब जो एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेटिव नहीं है बट वो डायरेक्टर है, क्या उसको विकारियसली हेल्ड किया जा सकता है लायबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर के खिलाफ, जो डायरेक्टर था वो पैसिव डायरेक्टर था, उसका एक्टिव बिजनेस पार्टिसिपेशन में कोई रोल नहीं था, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया ऑन द बेसिस की जो स्पेसिफिक एलिगेशन है वो नहीं है कि उस नॉन एक्टिव डायरेक्टर का क्या रोल है उस चेक में, उस ट्रांजेक्शन में, तो ये फेटल टू प्रोसिक्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की और जजमेंट है कमल किशोर तपाड़िया वर्सेस इंडिया एनर्जी जनरेशन 2025 की जो जजमेंट है। इसमें डिसीजन क्या हुआ था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिन उनको हेल्ड नहीं किया जा सकता, उसकी लाइबिलिटी फिक्स नहीं करी जा सकती चेक बाउंस के केसेस में बिना किसी इस प्रूफ के कि उसका बिजनेस को चलाने में क्या रोल है। तो की जो फेजेस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट ने, उसने कहा था कि सेक्शन 141 है ये सिर्फ अप्लाई होता है उन लोगों के ऊपर, उन डायरेक्टर्स के ऊपर, उन ऑफिसर ऑफ कंपनी के ऊपर जो एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं जब ऑफेंस है वो अकड़ हुआ। अब इसमें प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है कि री इन्फोर्स करता है प्रोटेक्शन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद गवर्नेंस रोल ओनली। उसके बाद एक फंडामेंटल केस और है, इस केस में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू करी थी डायरेक्टर की लाइबिलिटी को लेके, कंपनी की लाइबिलिटी को लेके चेक बाउंस के केसेस में। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन वर्सेस हरमीत सिंह पंतल 2010 की ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इसमें जो गाइडलाइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स होने चाहिए कि जिस डायरेक्टर को भी आपने पार्टी बनाया है उस डायरेक्टर का क्या रोल है, आपको स्पेसिफिकली डिटेल में कंप्लेंट में मेंशन करना पड़ेगा।
नो ऑटोमेटिक लाइबिलिटी कि आप सिर्फ डायरेक्टर है, आपके नाम के वजह से आपकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो जाती, आपके लिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो साबित करनी पड़ेगी। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर की प्रिजम्पशन, जैसे हमने बात किया कि अगर एमडी है या सिग्नेटरी है तो उसकी प्रिजम्पशन मान ली जाएगी कि वो इन्वॉल्व है, बट उसकी प्रिजम्पशन भी सिर्फ इस बेस पे नहीं मानी जाएगी कि वो एमडी है, उसके लिए भी स्पेसिफिक रोल है वो बताना पड़ेगा। रोल मस्ट बी एविडेंट, कंप्लेनेंट को बताना पड़ेगा कि किस मैनर में वो रिस्पॉन्सिबल है, कोई वेग स्टेटमेंट इनएडिक्वेट नहीं चलेगी। जैसे कंप्लेनेंट बोल देता है कि वो एमडी है तो वो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के लिए, तो कंप्लेनेंट को फॉर एग्जांपल के लिए ये बताना पड़ेगा कि अगर वो डायरेक्टर है तो डायरेक्टर की परमिशन के बिना या अप्रूवल के बिना इस कंपनी में से चेक साइन नहीं होते हैं, और या डायरेक्टर है वो अकाउंटेंट के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, या जो फाइनेंशियल डिसीजन कंपनी में हो रहे हैं उसमें इस डायरेक्टर का पूरा रोल है, तो वो चीज बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन एफआईआर, हाई कोर्ट है वो क्वेश्चन कर सकती है एफआईआर 482 सीआरपीसी। अब ये सेक्शन 479 बी एनएसएस हो गया है, इसके तहत अगर किसी डायरेक्टर को फॉल्स एलिगेशन के तहत क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है या उसको समनिंग हो गई है सेक्शन 138 में, तो वो क्वेश्चन की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। अगर हम डिफेंस की बात करें, डायरेक्टर के डिफेंस की बात करें, तो हमें कंप्लेनेंट की भी बात करनी होगी कि कंप्लेनेंट को अपनी कंप्लेंट फाइल करते वक्त डायरेक्टर के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसको कंपनी का नाम लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ऑफिसर विद प्रिसाइज, कि ये ऑफिसर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, अकाउंटेंट है, क्या है। इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एलिगेशन डिटेल ईच ऑफिसर रोल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कंप्लेंट में बताना पड़ेगा कि अगर एक्स को डायरेक्टर माना गया है, उसकी कंप्लेंट में उसको पार्टी रखा गया है, तो क्या एक्स चेक इशू करता है, क्या वो मीटिंग को अप्रूव करता है, क्या उसका अकाउंटेंट के ऊपर कोई कंट्रोल है, या चेक इशू करने में उसका क्या रोल है। तो ये स्पेसिफिक एलिगेशंस या कंप्लेंट में बतानी होगी। और साथ ही साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि बोर्ड का रेजोल्यूशन है, चेक की कॉपी है, आरओसी एक्सट्रैक्ट है या फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो आपको कोर्ट रिकॉर्ड में साथ में लगाना पड़ेगा। तो स्टेब्लिश एक्टिव कंट्रोल, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अक्यूज्ड कैसे पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में कंपनी के रेलेवेंट टाइम के ऊपर। और डिफेंस स्ट्रेटजी अगर मैं बात करूं को, तो अक्यूज्ड डायरेक्टर के लिए क्या डिफेंस है, तो सबसे पहले अगर उनको लगता है कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, फिर भी उनको 138 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में समन हो गए हैं, तो वो अपनी क्वेश्चनिंग है सेक्शन 479 बी एनएसएस में, जो कि इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की, उसमें इमीडिएटली प्रोसीडिंग के खिलाफ, समनिंग के खिलाफ क्वेश्चनिंग जो है वो एप्लीकेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हैं, जैसे आरओसी फाइलिंग दे सकते हैं, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन शोइंग नॉन इन्वॉल्वमेंट, कि उनका फाइनेंशियल डिसीजन में कुछ लेना देना नहीं है, चेक इशू करने में उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो हाईलाइट कर सकते हैं डेफिशिएंसी जो कि कंप्लेनेंट के केस में छोड़ी गई हैं, जैसे कि स्पेसिफिक एलिगेशन उस डायरेक्टर के खिलाफ नहीं है कि वो कैसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसका रोल रहा है। उसके बाद एस्टेब्लिश लिमिटेड रोल, आपको क्या करना है एज ए अक्यूज्ड डायरेक्टर के तौर पे, आपको डेमोस्ट्रेट करना है कि आपका जो रोल है वो सिर्फ एडवाइजरी कैपेसिटी का है। आप कंपनी के डिसीजन नहीं लेते हो, ना ही आप कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, आप सिर्फ एडवाइज करते हो, डिसीजन कोई और लेता है। तो अगर आप शो कर दोगे तो आपके पास एक अच्छा डिफेंस है वो सेक्शन 138 में हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो लेक्चर में पूरे सेक्शन 141 से हमें टेक अवे क्या है कि एक तो स्पेसिफिक एवरमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं, आपको कंप्लेंट में बताना ही पड़ेगा कि अगर एक्स डायरेक्टर है तो वो सिर्फ इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आप कर सकते कि वो डायरेक्टर है, आपको बताना पड़ेगा कि एक्स का इस ट्रांजैक्शन में, इस चेक इशू में डायरेक्टर का क्या रोल है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि पैसिव डायरेक्टर है वो प्रोटेक्टेड है अगर वो इंचार्ज नहीं है बिजनेस के। और जितनी भी अभी रिसेंट जजमेंट आ रही हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बड़ी रिलीफ दे रही है, उनके डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डे टू डे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए चेक बाउंस के केसेस में भी उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद डॉक्यूमेंट है वो बड़े क्रिटिकल हैं, कंप्लेनेंट अगर प्रूव करना चाह रहा है कि जो चेक साइन हुआ है वो डायरेक्टर के साइन से है, तो उसको आरओसी, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, अदर जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है उसको लगाने पड़ेंगे। तो सेम एज इट ही
अगर अक्यूज्ड डायरेक्टर के पास ऐसा कोई प्रूफ है कि उसका एक्टिवली किसी बिजनेस में कोई रोल नहीं है, तो इस चीज को लेके भी उसको प्रॉपर है वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा लेक्चर सेक्शन 141 के ऊपर था। इसमें होपफुली आप सबको समझ लग गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।